नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस सेट पर बातचीत करेंगे जो कि यूजीसी नेट यूनिट 10 के आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाओं पर आधारित होगा। और मैं इस उम्मीद से आप सभी से जुड़ रहा हूं कि आपने जो भी अभी तक तैयारी की होगी उसका स्व मूल्यांकन करने के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके काम में आ सकता है। तो चलते हैं, सीधे हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं भोला राम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़, पिता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो आप सभी इसे विकल्प और प्रश्न को पढ़ लिए होंगे और अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे कि आखिरकार कौन सी रचनाएं हैं जो कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग के तौर पर है। तो इसका सही जवाब आप लोगों के मन में आना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल, इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन ए और सी, यानी कि आप देख रहे हैं भोला राम का जीव और जामुन का पेड़। ये दोनों रचनाएं हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई हैं और भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग करती हैं। तो पहली जो रचना इसमें भोला राम का जीव है, जो कि आपके दिमाग में आ गया होगा कि हरिशंकर परसाई, और दूसरी रचना जो है वो कृष्णचंद्र। हमने इस रचना को केबीएस के दौरान भी पढ़ा था और यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान भी हमने शॉर्ट नोट्स में पढ़ा है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये भी आपके पाठ्यक्रम में सिक्का बदल गया, जो कि कृष्णा शोभती की कहानी है, और नीचे आप देख रहे हैं कि पिता नाम की कहानी है जो कि ज्ञान रंजन की। तो इस तरीके से भी आप अपने दिमाग को दौड़ाइए और जो इसका सही जवाब था हमने बता दिया, ऑप्शन पहला है। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, बिमल मित्र। तो आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। तो इसका जो सही जवाब है पहला ऑप्शन है शरत चंद्र। तो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा, लेकिन इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि कब ये रचना आई हुई थी और विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखने तक कितना समय लिया हुआ था। ये भी कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछ लिया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर हैं वो कमेंट्स कर कर जरूर बताएंगे कि विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लिए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं। ऑप्शन दिया गया है याद हो कि न याद हो, अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, जिनकी याद हमेशा रहेगी। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार इन सभी विकल्पों में यात्रा वृत्तांत के तौर पर कौन सी रचनाएं हैं। तो सही जवाब है इसका, आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन चौथा है, बी और सी। यानी कि आप देख रहे हैं कि अरे यायावर रहेगा याद आगे के यात्रा वृत्तांत के रूप में है, और सी जो ऑप्शन है आखिरी चट्टान, जो कि यात्रा वृत्तांत है मोहन राकेश का। अब इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, ये सभी चीजें आपके मन में जरूर आनी चाहिए। नहीं आ रही हैं तो एक बार आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब जो यहाँ पर ऑप्शन बचे हैं याद हो कि न याद हो, ये संस्मरण के तौर पर है जो कि काशीनाथ सिंह की रचना है, और नीचे की जो रचना है यहाँ पर आप देख रहे हैं जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये लिखा है अमृत राय ने। ठीक, जो कि प्रेमचंद के पुत्र रहे हैं। तो इस प्रश्न के बहाने हमने सही उत्तरों को तो देखा ही, साथ में आगे की दृष्टिकोण से या फिर परीक्षा के दृष्टिकोण से उन रचनाओं को भी आप ध्यान में रखिए कि जो इसमें अलग विधा में लगी हुई हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं आपके सिलेबस में भी लगा है और यहाँ पर पूछ लिया गया कि कौन सा भाग है। ऑप्शन दिया गया है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला।
तो हमने एक सूत्र आप लोगों को बताया हुआ था, इस सूत्र को आप भी याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर कोई और सूत्र बनाए हो तो इसके हिसाब से हरिवंश राय बच्चन की जो भी आत्मकथा है वो 4 खंडों में बटी हुई है, जिसमें कि क्या भूलूं क्या याद करूं पहला खंड है, जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1969 ईस्वी में। और जो दूसरा यहाँ पर है वो है नीड़ का निर्माण फिर से, जिसका प्रकाशन हुआ सन 1970 ईस्वी में। और यहाँ पर है बसेरे से दूर, जिसका प्रकाशन हुआ था 1977 ईस्वी में। और 10 द्वार से सोपान, इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ 1985 ईस्वी। तो अभी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का एक खंड यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे की परीक्षा में आप देखेंगे कि पूरे खंडों को लिखते हुए आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा कूट इसमें पहले से बाद के क्रम में है। इस समय नए ट्रेंड पर इस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। और बाकी इस प्रश्न के बहाने हरिवंश राय बच्चन की इस आत्मकथा के बारे में हमने बेसिक तौर पर बातचीत कर ली। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जूठन, शिकंजे का दर्द, मुर्दहिया, अपने अपने पिंजरे। तो ये सभी आत्मकथाएं कैसी हैं? दलित आत्मकथाएं। तो आपके मन में आना शुरू कर दिया होगा कि जूठन जो दलित आत्मकथा है वो किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ था 1997 ईस्वी में, और इसकी भूमिका लिखा था राजेंद्र यादव ने। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए, मे भी आगे के एग्जाम में आपको दिखाई पड़ सकता है। शिकंजे का दर्द जो कि सुशीला टाक भौरे की रचना है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ 2011 ईस्वी में। मुर्दहिया जाना माना नाम तुलसीराम, जिनका कि संबंध आप जानते हैं कि जेएनयू से भी रहा, रशियन डिपार्टमेंट में ये प्रोफेसर के तौर पर थे। और संयोग से तुलसीराम का घर और हमारा घर लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास के रेंज में है। और जो भी मुर्दहिया की भाषा शैली है वो हम ही लोगों के, यानी कि आप देखेंगे कि गाजीपुर आजमगढ़ की जो भी भाषा शैली है या फिर लोक में चीजें मौजूद हैं, तुलसीराम ने इस पूरी आत्मकथा में रखा हुआ है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है आपको याद आ गया होगा, सन 2010 ईस्वी। हालांकि इसका एक दूसरा खंड भी आया हुआ है जिसका नाम अलग है। अब क्या है वो आपके दिमाग में छपना चाहिए, नहीं तो आप इधर उधर खोजेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। वो भी म से ही है। अगला यहाँ पर अगली दलित कथा जो दी गई है, अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे का जो प्रकाशन वर्ष हुआ था, प्रकाशन हुआ 1996 ईस्वी में। और इसके जो आत्मकथाकार हैं उनका नाम है मोहनदास नैमिषारण्य। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न के माध्यम से हमने लगभग हिंदी दलित आत्मकथाओं में जो भी फेमस आत्मकथाएं रही हैं उनके बारे में बात कर ली। अब प्रकाशन वर्ष हमने लिख दिया है, आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार कौन सा पहले होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है अपने अपने पिंजरे, यानी डी ऑप्शन जिसमें सबसे पहले होगा वो होगा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, डी, ए, सी और बी। तो आगे के लिए जरूर इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है। आज के अतीत, तिरस्कृत, पानी बीच, मीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो इसमें से हमें बताना कि दलित आत्मकथाएं नहीं है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सी दलित आत्मकथाएं हैं और कौन जो कि सामान्य आत्मकथाएं हैं जिनको कि हिंदी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी और डी जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें हमें दिख रही है कि ये सब दलित आत्मकथाएं हैं, लेकिन हमें बताना है कि कौन सी दलित आत्मकथाएं नहीं है। ठीक है, नहीं पर हमें जोर देना है। तो सही जवाब हो जाएगा ए और सी। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है कि दलित आत्मकथाओं में शामिल नहीं है आज के अतीत। ये आपको याद आ गया हो कि भीष्म साहनी की आत्मकथा है। ठीक है, और नीचे जो दिया गया है पानी बीच मीन पियासी, ये मिथिलेश्वर करके एक रचनाकार हैं, उनकी आत्मकथा है। आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए। और बाकी आप जानते हैं कि तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। ठीक है, और मेरी पत्नी
और भेड़िया, ये आत्मकथा है डॉक्टर धर्मवीर की। ठीक है, धर्मवीर भारती नहीं बल्कि डॉक्टर धर्मवीर, जो कि खास तौर से दलित आलोचना में इनका रोल रहा है, लेकिन इन्होंने आत्मकथा भी लिखी है। तो सही जवाब आप नोट कर लिए होंगे कि ए और सी है। बाकी तथ्यों को भी आप आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। निम्नलिखित में से किससे लिया गया है यह उद्धरण? ऑप्शन दिया गया है, डबरे पर सूरज का बिंब, तीसरा क्षण, हाशिए पर कुछ नोट्स, एक लंबी कविता का अंत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शीर्षकों को देखने से यह लग रहा है कि मुक्तिबोध की जो रचना आपके सिलेबस में लगी है, एक साहित्यिक की डायरी, उससे ये कोटेशन लिया गया है, लेकिन किस टॉपिक से लिया गया है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि एक लंबी कविता का अंत नामक जो भी टॉपिक है या फिर शीर्षक है, उससे इस कथन को लिया गया है। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया में नन्हकू पांडे किस कला में कुशल थे? मुर्दहिया जो कि तुलसीराम की आत्मकथा, उसमें नन्हकू पांडे जो भी कैरेक्टर के रूप में आए हैं वो एक खास कला में कुशल थे। वो कौन सा है? वीणा वादन, ढोलक वादन, सारंगी वादन या फिर तबला वादन। तो नन्हकू पांडे किसमें महारत हासिल रखे हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ढोलक वादन में नन्हकू पांडे अच्छा कलाकार हैं या फिर कुशल हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि ग्रामीण अंचल में ढोलक को सामान्य तौर पर लोग बजाते हुए दिख जाते हैं। वीणा वादन, सारंगी वादन, तबला वादन भी अलग अलग एरिया में लोग बजाते हैं, लेकिन ढोलक सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि पूर्वांचल के एरिया में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एरिया में ढोलक को सामान्य तौर पर लोग बजाते हुए नजर आ जाते हैं। तो नन्हकू पांडे भी उसी में कुशल थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है? भावपरक, संस्कृत निष्ठपूर्ण, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाली या फिर चिंतन प्रधान? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हमें बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन की ये रचना, जिसमें कि आप देखेंगे संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग किया गया है और साथ में युग विशेष का आभास देने वाली भी भाषा शैली है। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर कूट बन रहा है, आप देख रहे हैं कि बी और सी बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, बी और सी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? ललितपुर, लोहितपुर, अमोढ़ा, जमोड़ा। तो फिर से आ गया हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा से ये प्रश्न और पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का जिक्र किया गया इसमें। तो सही जवाब आपके मन में जरूर आ रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अमोढ़ा गांव जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पड़ता है और वहां जो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है बच्चन जी की, उसमें इसका जिक्र हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है माँ-झूली, धरती का धनी, 20वीं सदी का बाण भट्ट, बहता पानी निर्मल। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि आखिरकार कौन सा इसमें टॉपिक है जो कि सम्मिलित है। नीचे सही उत्तर दिए गए हैं। उसके पहले मैं उत्तरों पर बात करूं, इस प्रश्न के बहाने हम अरे यायावर रहेगा याद में कुल कितने टॉपिक हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। कुल 8 टॉपिक हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। हालांकि हमने शॉर्ट नोट्स जो प्रोवाइड करवाया है यूनिट 10 के अंतर्गत, विद्यार्थियों ने देखा होगा, तो उसमें गलती से हमने 7 बताया हुआ है क्योंकि 7 ही टाइप किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब लेक्चर तैयार होता है तो इतने तथ्य होते हैं कि ध्यान भी नहीं जाता है कि ये यहाँ पर एक आध कोई मिस्टेक हुआ है। फिर भी हम लोग लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो आज नहीं तो कल उन त्रुटि सुधारों को हम कर ही देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि धनुष से निकली हुई बाण और मुंह से निकली हुई वाणी जब निकल जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है तो इसमें संशोधन भी हम नहीं कर सकते, लेकिन ये प्लेटफॉर्म तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बना हुआ है, तो आज नहीं तो कल इसमें सुधार होगा ही।
देखिए 8 टॉपिक कौन कौन से हैं उनको मैं लिख रहा हूं, इसके बाद आप प्रश्न से मिला लीजिएगा। पहला जो टॉपिक है इसमें परशुराम से रिलेटेड है, आप इतना भी ध्यान में रखेंगे तो कैच कर लेंगे, ठीक है। परशुराम से तुरखम तक, ठीक, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक इसमें दिया गया है देवताओं के अंचल में, ठीक है, देवताओं के अंचल में। आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर आप रिवीजन कीजिए, मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। इसी में है किरणों की खोज में, किरणों की खोज में, ठीक, और इसको आप कर लीजिए दूसरा और इसको कर लीजिए तीसरा, ठीक। चौथे नंबर पे आ गया मौत की घाटी में, ठीक, मौत की घाटी में। और पांचवा जो पॉइंट आ रहा है इसमें वो है एलूरा, ठीक है, एलूरा। और छठा जो पॉइंट है वो है माजुली। आप विकल्प में भी देखते रहिए कि क्या ये सब नाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सातवां नंबर पे है बहता पानी निर्मल, ठीक है। तो अब आप सही उत्तर तक पहुंच गए होंगे, ठीक है। अब मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा वक्त लेके लिख ही देता हूं ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। आठवां पॉइंट है सागर सेवित, फिर इसके बाद है मेघ में खलित, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए और राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि ये टेक्निकल एक तरीके से इस पे लिखने की बहुत आदत नहीं रही है और इस पे पेंसिल भागती है इधर उधर, ठीक है। फ्यूचर में आप लोगों को इस तरीके काम करने का मौका मिलेगा तो ये जो दिक्कतें हैं आप सभी को भी याद आएंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अरे यायावर रहेगा याद के प्रकाशन वर्ष की मैं बात नहीं करूंगा, इसके लेखक के ऊपर बात नहीं करूंगा, किस विधा में है उसके ऊपर भी नहीं बात करूंगा क्योंकि आप लोग पहले से ही जान रहे हैं और हमारा जो शॉर्ट नोट्स है उसको देखे भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो 8 टॉपिक हैं उनको आप क्रम से जरूर एक बार ध्यान में रख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक के नाम हैं और किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा आप जरूर आगे के एग्जाम में सही कर देंगे। तो देखिए माजुली का नाम आ रहा है और बहता पानी निर्मल, तो सही जवाब होना चाहिए ए और डी। तो इसमें हम देखते हैं कि चौथा जो ऑप्शन है ए और डी यहाँ पर सही हो रहा है। बाकी आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है, राष्ट्रीय कवि के रूप में, नवोत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामाजिक संस्कृति के कवि के रूप में। तो जैसे ही संस्कृति के 4 अध्याय आ रहा है तो रामधारी सिंह दिनकर का नाम आएगा। संस्कृति के 4 अध्याय को आप देखेंगे कि प्रकरणों में भी बांटा गया है, केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ प्रकरणों में नहीं है बल्कि दिनकर ने भी संस्कृति के 4 अध्याय को प्रकरणों में बांटा है, जिसमें पहले अध्याय में कुल आप देखेंगे कि 3 प्रकरण है, और दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण है, तीसरे अध्याय में आप देखेंगे कि 12 प्रकरण है और चौथे अध्याय में है 17 प्रकरण। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रकरणों की संख्या अलग अलग अध्याय में अलग अलग है। और इस प्रश्न के बहाने हमें देख लेना है कि दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को क्या कहा था, नवोत्थान के कवि के रूप में माना हुआ था। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अच्छा, आप लोग मेरे शॉर्ट नोट्स को तो देख ही रहे हैं और उसको देखने के बाद विद्यार्थी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप बता रहे हैं कि प्रस्तावना या फिर भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो देखिए जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है पहली बार जब उसका संस्करण निकलता है तो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण व्यक्ति उसकी भूमिका लिखता है। भूमिका लिखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और दिनकर का आपस में काफी गहरा संबंध था। तो संस्कृति के 4 अध्याय, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कल्चर को लेकर बहुत कंसंट्रेट थे, इसीलिए आप देखेंगे शुरुआती समय में ही उन्होंने ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और ढेर सारे ललित कला अकादमी इन सब का उन्होंने स्थापना इनकी की। तो इस पुस्तक की शुरुआत में उन्होंने भूमिका लिखी जिसको कि प्रस्तावना के रूप में कहा गया है। जबकि मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि आप कामायनी पढ़ेंगे तो वहां आमुख लिखा हुआ है, ठीक है। कई जगह पर इसी को भूमिका लिख दिया जाता है, कई जगह इसी को लिख दिया जाता है प्रस्तावना। तो शुरुआत में जब ये किताब प्रकाशित हुई तो उसकी प्रस्तावना यानी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी और इस पुस्तक को समर्पण किया गया है राजेंद्र प्रसाद को। यह भी बड़ी बात है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम प्रधानमंत्री दोनों को ये पुस्तक कहीं न कहीं
जोड़ती है एक जगह। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। इसलिए प्रस्तावना या भूमिका पहली बार किसने लिखा था इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइए। बाद में जितने भी संस्करण आते हैं तो जो लेखक होता है वो उसकी भूमिका लिखता रहता है कि पाठकों के बीच में गया तो क्या प्रभाव पड़ा, कुछ त्रुटियां रह गई तो उसको उन्होंने सुधार दिया। पहले जमाने में भूमिका लिखना बहुत बड़ी बात होती थी। देखा जाता था कि फला पुस्तक की भूमिका किसने लिखी हुई है। मुझे याद आता है कि अब बिहार में ही एक सांसद हैं जिनको कि हम पप्पू यादव के नाम से जानते हैं। उनकी पुस्तक आई जब वो जेल में थे तो देश देश में द्रोह काल कुछ ऐसे करके उनकी पुस्तक का नाम है। तो उन्होंने भूमिका के लेखन के लिए राजेंद्र यादव से बात की थी, ठीक है। लेकिन बीच में ही राजेंद्र यादव का निधन हो गया तो उन्होंने अपने सहयोगियों से पूछा कि इस समय वर्तमान में हिंदी जगत में सबसे बड़ा साहित्यकार कौन है जो कि भूमिका लिखेगा तो हमारी किताब का वजन बढ़ेगा। तो उन्होंने लोगों ने बताया कि नामवर सिंह है। तो मुझे याद आता है कि जब इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ था तो संयोग से मैं भी दिल्ली में था और हम लोग जेएनयू के विद्यार्थी थे। वहाँ एक बस आई हुई थी और जेएनयू के विद्यार्थियों को लेकर हिंदी भवन एक जगह है दिल्ली में, वहां पर इस किताब का लोकार्पण किया गया था और नामवर सिंह भी आए थे। ध्यान रखिए कि जिस पप्पू यादव की मैं बात कर रहा हूँ उनकी विचारधारा और नामवर सिंह की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी नामवर सिंह गए। अब क्यों गए ये प्रश्न रहा लोगों के दिमाग में, ये उस समय प्रश्न के तौर पर आ रहा था। कहने का मतलब ये है कि अच्छी किताबों की लोग भूमिका देखते हैं कि किसने लिखी है। आप ढेर सारी किताबें खरीदते हैं, देखते होंगे। तो देखिए भूमिका लेखन को लेकर जब बात आई तो हमको पुरानी बात याद आ गई, हमने बता दिया। तो चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुन्नर, सुम्मर, सुदेशर, मुनेसर। तो मुर्दहिया आत्मकथा अगर आप पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा ऐसा पात्र है जो कि नहीं इसमें शामिल है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, सुदेशर नाम का जो यहाँ पर पात्र है वो मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा है कि अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? अब आप देख रहे हैं कि जिस अरे यायावर रहेगा याद के 8 टॉपिक के बारे में हमने बात किया, उसका जो पहला टॉपिक है वहां से सवाल पूछ लिया गया है। क्या क्या सही है हमें बताना है। एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी, ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो आपका दिमाग भी दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार इस में कौन सा इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है कि एक टायर की राम कहानी के बारे में चर्चा की गई है और दूसरा यहाँ पर है कि लेखक के चालक की कहानी, यानी कि ए और बी जो ऑप्शन यहाँ पर हो रहा है वो सही हो रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। इसी तरीके से आप ध्यान में रखिए 8 टॉपिक में अलग अलग क्या बताया गया है, ठीक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल साकृत्यायन की पुस्तकें हैं मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 100 वर्ष। तो हमें बताना है कि कौन सी यात्रा साहित्य राहुल साकृत्यायन का है इसमें, ठीक है। तो सही उत्तर तक हम पहुंचे, आप भी इसमें दिमाग दौड़ाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रचना दी गई मेरी लद्दाख यात्रा, ये राहुल साकृत्यायन की यात्रा साहित्य में है और तिब्बत में 100 वर्ष। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन तीसरा, ठीक। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल राय, भूपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। तो ये किसका कथन है? सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये कथन है जो कि आवारा मसीहा से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? सस्वर वाचन, गुनगुनाकर, मौन रहकर, ऊंचे स्वर में। तो क्या भूलूं क्या याद करूं से ज्यादातर आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट में सवाल हैं और ये सभी सवाल यूजीसी नेट के
परीक्षाओं में आ चुके हैं। हमने एक जगह इसको कलेक्शन किया है ताकि कम समय में आप इसको रिवाइज कर लें और किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं उनको भी समझ जाएं। सही जवाब है इसमें मौन रहकर, और वो गीता वाचन कर रहे थे, जैसा कि लेखक ने अपने पिता के बारे में बताया। लेखक कौन? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल साकृत्यायन की पुस्तकें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि आखिरकार कौन सी यहाँ पर राहुल साकृत्यायन की पुस्तकें हैं। ऑप्शन दिया गया है, मेरी जीवन यात्रा, अरे यायावर रहेगा याद, मेरी लद्दाख यात्रा, आखिरी चट्टान। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि उनकी कौन सी रचना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो रहा है विकल्प के अनुसार देखें तो, ठीक है, इस ऑप्शन को आप चेंज कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तिब्बत यात्रा से जोड़कर जो भी है, तिब्बत में जो भी 100 वर्ष है या फिर 25 वर्ष, एक बार मैं ऊपर देख लेता हूँ, यहाँ पर चेंज कर दीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर विकल्प बनाने में हो गया। ठीक है, तिब्बत में 100 वर्ष, तो अब इसके हिसाब से हमें बताना है। खैर, आप देखेंगे कि अरे यायावर रहेगा याद इनकी नहीं है, आखिरी चट्टान इनका नहीं है, तो बी और डी तो ऑप्शन कहीं से होगा ही नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, ए और सी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई? एक लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीसरा क्षण, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। तो ये सभी टॉपिक जो हैं एक साहित्यिक की डायरी से जुड़े हुए हैं, और इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है, मतलब कि तीसरा क्षण। और कई बार तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कला के 3 क्षणों के बारे में किसने चर्चा की है, तो तुरंत आपको बताना है कि मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा में शरत चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? देवानंदपुर, भागलपुर, बसंतपुर, कृष्णपुर। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि शरत चंद्र का जन्म देवानंदपुर में हुआ था और इनके नानी का जो घर था वो भागलपुर था। तो ये दोनों ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि दोनों का महत्व है। देवानंदपुर में शरत चंद्र का जन्म हुआ, लेकिन इनके नानी का घर कहाँ था? भागलपुर में। अगला प्रश्न है, कोटेशन एक दिया गया है कि जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ ससतिया सहबा राम। तो उपयुक्त पद किस आत्मकथा से उद्धृत है? तो इसकी जो भाषा शैली है, जितने भी बच्चे यहाँ पर पूर्वांचल से जुड़े होंगे, खासतौर से आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ या फिर बनारस में कलूं, तो इसी तरीके से बाड़ा, बाड़े, इस तरीके से जैसन, वैसन, कैसन, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, मुर्दहिया से ये अंश उद्धृत किया गया है। जबकि आप देख रहे हैं कि तिरस्कृत हादसे आप खुदरी भी विकल्प में दिए गए थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ रचना है। तो हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, रमणिका गुप्ता, ये नाम है रचनाकारों के। रचनाओं में क्या भूलूं क्या याद करूं, संस्कृति के 4 अध्याय, हादसे, ठीक है, और भोला राम का जीव। तो इस तरीके से हम इसको मिला रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन कौन से रचनाकार हैं। तो इसका जो सही कूट है वो है ऑप्शन तीसरा। ठीक है, एक तरीके से आप मिला लीजिए। IV यानी कि चौथा नंबर जो है ए में आ रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ बड़े प्रश्न हैं, कुछ छोटे प्रश्न हैं, लेकिन सबकी कीमत क्या है? 2 नंबर के बराबर है। तो अरे यायावर रहेगा याद किस तरीके की रचना है? ऑप्शन दिया गया है, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, रिपोर्टाज या फिर संस्मरण। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने तुरंत अपने दिमाग में ला दिया होगा कि हमने तो यात्रा साहित्य के बारे में पढ़ा और इसी प्रैक्टिस सेट में भी हमने बताया हुआ है। अगर कोई इस शब्द को लेकर कंफ्यूज हो जाएगा, जो पहली बार इस एग्जाम में बैठ रहे होंगे या फिर जिनकी तैयारी ठीक से नहीं होगी, कंफ्यूजन होगा उनके दिमाग में अभी रचनाओं को लेकर, विधाओं को लेकर, तो वो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन सही जवाब क्या हो गया? यात्रा साहित्य, जिसको कि हम यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है।
स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती, स्त्री की पक्षधरता का निषेध। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है कि एक कहानी अभी ये किसकी रचना है और किस विधा में है, ये आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, और हमें बताना है कि सही बात कौन सी है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण किया गया है और पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती दी गई, यानी कि बी और सी जो यहाँ पर ऑप्शन है वो सही हो रहा है। आगे बात करते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम अध्याय कुल 3 प्रकरणों में है। पूछा गया कि उनमें किस विषय पर चर्चा की गई। ऑप्शन दिया गया है आर्य द्रविड़ संबंध, भक्ति की प्राचीनता, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें बताना है कि आखिरकार इसमें से कौन शामिल है। ठीक है, आप अपना दिमाग दौड़ाइए क्योंकि इसमें 3 प्रकरण हैं और उन 3 प्रकरणों के अलग अलग शीर्षक हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपको इसके बारे में अब बता दूं। किताब मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, उसमें से मैं थोड़ा सा खोल के देख लेता हूँ। ठीक है, इसमें जो पहला प्रकरण है उसका नाम है भारतीय जनता की रचना। ठीक है, भारतीय जनता की रचना। और इसके बाद जो दूसरा प्रकरण इसमें दिया गया है आर्य द्रविड़ समस्याएं। आप देख लीजिए आर्य द्रविड़ समस्याएं, ऑप्शन को भी देखिए और मिलान भी करते रहिए। तीसरा प्रकरण दिया गया है आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। ठीक है, आर्य और आर्येतर, ठीक है, संस्कृतियों का मिलन, ये 3 प्रकरणों में प्रथम अध्याय है। इन तीनों प्रकरणों के हिसाब से ऑप्शन मिलाना शुरू कर दिया होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आर्य द्रविड़ संबंध एक सही हो जा रहा है और एक आप देख रहे हैं कि जो दूसरा प्रकरण है, बल्कि मैं कहूं तीसरा प्रकरण, उसका जो आखिरी टॉपिक है हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, उसकी बात यहां पर की गई। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सही जवाब हो रहा है ऑप्शन जिसमें ए और सी दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा। ठीक, यहाँ पर सी आप इंक्लूड कर लीजिए। कुल मिलाकर ये जानकारी रखना था कि संस्कृति के 4 अध्याय में जो भी अध्याय बटे गए हैं उनमें प्रकरण भी है और उसका टॉपिक भी है। तो आगे जब भी आप एग्जाम में जाएं तो कम से कम एक बार उन प्रकरणों के शीर्षकों को जरूर ध्यान में रखिए। और हमने शॉर्ट नोट्स बनाया है, चैनल पर अपलोड भी किया है। यूनिट 10 आत्मकथा जीवनी ऐसे करके टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिंक को मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लगा, आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों परिचितों तक इसको प्रसारित भी कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।